Hello guys, welcome to Physio Vigyan. In today's video, we are going to start with the last but not the least, one of the most important topic in the stroke series, that is the stroke rehabilitation part. In the rehabilitation part, we are going to see it in three stages. रिहेबिलिटेशन हम तीन फेज में करते हैं. एक अक्यूट स्टेज में. अक्यूट स्टेज मतलब कि जब आपका पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, आईपीडी सेटिंग में है, हॉस्पिटल में आप क्या क्या चीजें उस टाइम पर आप उसको करा सकते हो, वो सारी चीजें हम अक्यूट स्टेज में देखेंगे. देन द सब अक्यूट स्टेज. सब अक्यूट स्टेज में ये डिफरेंस है, और हम इसको क्रॉनिक से और अक्यूट से अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, फ्लैसिडिटी डेवलप होती है. हमने देखा है कि यूएमएनएल, आप कहोगे कि यूएमएनएल है, स्पास्टिसिटी होनी चाहिए, फ्लैसिडिटी क्यों हो रही है? तो क्या होता है कि आपकी बॉडी एकदम से जब उसके साथ कुछ बुरा होता है ना, वो स्टेज ऑफ शॉक में चली जाती है. इसको हम स्टेज ऑफ शॉक भी कहते हैं, इनिशियल शॉक. तो जब वो शॉक में जा रही है तो पहले क्या होगा, आपकी मसल या जो अफेक्टेड पार्ट है वो फ्लैसिडिटी में आएगा. जब फ्लैसिडिटी में आएगा तो हमको क्या करना है, ये अब नॉर्मल रिस्पॉन्स है, हमें उसको नॉर्मल रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाना है, जो कि यूएमएनएल का नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है, स्पास्टिसिटी आना. तो पहले इस स्टेज में आपका टारगेट क्या रहेगा कि आप स्पास्टिसिटी, नॉट स्पास्टिसिटी एग्जैक्टली, बट टोन को डेवलप करो. ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, न्यूरो फैसिलिटेटरी टेक्निक्स अप्लाई करोगे. फिर लास्ट स्टेज में जब आपकी स्पास्टिसिटी डेवलप होना शुरू हो रही है, उससे पहले ही आप क्या करोगे, आप इनहिबिटरी टेक्निक्स या नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट्स की तरफ उसको लेके जाओगे थर्ड क्रॉनिक स्टेज में. और फिर हम उसको गेट फंक्शनल ट्रेनिंग, रेडियल ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग, वो सब करवाते हैं. तो अब स्टेज वाइज देखते हैं कि कैसे हम क्या क्या रिहेबिलिटेशन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को दे सकते हैं. आईपीडी सेटिंग्स में अक्यूट स्टेज में हमारा क्या गोल रहेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप गोल सेट करोगे कि हमारे एम्स क्या है, और उन एम्स को, उस ट्रीटमेंट को देने के लिए हमको क्या क्या मीन्स लेने हैं, मतलब क्या क्या थेरेपीज या क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है. कि मतलब आपने एक लिस्ट बना ली, प्रॉब्लम्स लिस्ट, कि ये पेशेंट में एक प्रॉब्लम्स लिस्ट बनेगी कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है अभी. तो मुझे मेरे गोल्स क्या होने चाहिए, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यू हैव टू एड्रेस. और उसके लिए फिर आप कौन सी टेक्निक पे जाओगे, कौन सा मीन्स लोगे, क्या तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे, दैट विल बी योर रिहेबिलिटेशन पार्ट. ठीक है, तो अक्यूट स्टेज में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप पेशेंट के पास जाके उससे बात करोगे, उसका जीसीएस लेवल चेक करोगे, ग्लासगो कोमा स्केल पे उसका लेवल क्या है, आप उसको चेक करोगे. ठीक है, उसका फंक्शनल लॉस कितना हुआ है, उसको आपको उसकी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, आप रिपोर्ट्स चेक करोगे. अपने हिसाब से भी चेक करके पूरा एग्जामिन असेसमेंट पार्ट हम देख चुके हैं सारा इससे पहले ही. तो हम ये देखेंगे हॉस्पिटल में जितना भी हम असेसमेंट कर पा रहे हैं उससे कि उसका फंक्शनल लॉस कितना हुआ है, कितना लॉस हुआ है पेशेंट को, कितना रिकवर हो सकता है, कितना नहीं रिकवर हो. ये सब चीजें आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली चलते रहना चाहिए. अब जो आपको डॉक्टर्स या फिर वहां का स्टाफ जो आपसे एक्सपेक्ट करता है कराने के लिए, दैट वुड बी पोजिशनिंग. ठीक है, स्ट्रोक में पोजिशनिंग हम कौन सी करते हैं, एंटी स्पास्टिक पोजिशनिंग करवाते हैं. बेशक अभी स्पास्टिसिटी नहीं भी आ रही है, फ्लैसिड स्टेज में, लेकिन उस टाइम पर भी हम एंटी स्पास्टिक पोजिशनिंग का ही यूज करते हैं. इसमें हम क्या करेंगे कि आप जो एक कंफर्टेबल पोजीशन होती है, अगर आपको पता होगा, लोअर लिम्ब को 90-90 पर फ्लेक्स, अपर लोअर लिम्ब को 90-90 पर फ्लेक्स करके लेटरल ड्यूक्यूबाइटस में दोनों हाई हैंड्स के नीचे पिलो रख के, नी के नीचे पिलो रख के, ठीक है, ये करवाते हैं. ये लेटरल हो गई. सुपाइन में अगर आप करवाओगे तो एक्सटेंसर सैनाइजी को ब्रेक करने के लिए नीज के नीचे पिलो रखोगे, डॉर्सिफ्लेक्सास के नीचे पिलो रखोगे. ठीक है, आपके शोल्डर के नीचे पिलो रखोगे, इस तरह से पोजीशन करोगे कंफर्टेबल पोजीशन में लाने के लिए पेशेंट को. अब लेकिन क्योंकि अलग अलग पोजीशंस क्यों है, लेटरल डिक्यूबाइटस में, सुपाइन में, लेटरल डिक्यूबाइटस ऑन साउंड साइड, ऑन अफेक्टेड साइड. ठीक है, ये क्यों करवाएंगे हम, हर 2 घंटे में हमको उसकी पोजीशन को चेंज करना है. पोजीशन को चेंज क्यों करना है, बेड सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए. क्योंकि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, या अगर कॉन्शियस भी है तो वो खुद से मूव नहीं कर पा रहा. आपको उसकी पोजीशन को चेंज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, उसको बेड सोर्स डेवलप हो जाएंगे. जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, बेड के साथ कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहते हैं, उनमें प्रेशर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, उससे क्या होगा, सोर्स डेवलप होंगे, अल्सरेशन क्रिएट होगा, और ज्यादा वूंड बनेगा वहां पे. तो आपको क्या करना है, पोजिशनिंग करना है. इसी के साथ आप वाटर बेड्स का यूज कर सकते हो अगर आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है. तो नहीं है तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव चीज होती है, हम क्या करते हैं, जो हमारे रबर ग्लव्स होते हैं थेरेपिस्ट के, उसमें आप पानी भर के उसको टाई करके प्रेशर पॉइंट्स के नीचे रख सकते हो, ताकि वो एक कुशनिंग इफेक्ट दे. ठीक है, तो आपके प्रेशर पॉइंट्स और जो आपका बेड है उसके बीच में एक कुशन था आपने प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से अब अल्सरेशन नहीं होगा या बेड सोर्स जो है वो डेवलप नहीं होंगे. ये चीज आप करोगे.
साथ ही साथ आप क्या करोगे, आपने पोजीशन कर दिया एंटीस्पास्टिक या कंफर्टेबल पोजीशन में ला दिया, हर 2 घंटे में आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, लेकिन अब आप क्या करोगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली पड़ा है बेड पर बिना किसी मूवमेंट के, तो उसकी जो बॉडी है और ज्यादा जाम होने लगती है। इन वेरी लेमन टर्म्स आई एम एक्सप्लेनिंग। तो हम क्या करवाते हैं, हम हर 3 से 4 घंटे में उसका पैसिव मूवमेंट करवाएंगे, हर एक जॉइंट का पैसिव मूवमेंट करवाएंगे। आप डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ जाएंगे, ठीक है, पैसिव मूवमेंट करवाते हैं। पैसिव मूवमेंट हल्का सा ट्रैक्शन के साथ होगा, शोल्डर जॉइंट पे आप ट्रैक्शन नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी सबलक्स्ड हो सकता है, ठीक है। पैसिव मूवमेंट की बात हो गई। अब इसके बाद लास्ट एंड फॉरमोस्ट चीज हम क्या करते हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करते हैं। ARDS हो सकता है पेशेंट को, ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, DVT हो सकता है, ये सारी चीजों को पूरा ध्यान में रखते हुए आपको आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो उसको प्रिवेंट करना है। ये सब्जेक्टिव हो सकता है हर पेशेंट के लिए। आप ऑब्जर्व करोगे क्या चीजें आपको लग रही हैं, आपने असेसमेंट पार्ट में वो चीजें देखी होंगी, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, उस हिसाब से आप उनको प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेजर्स लेने हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा IPD सेटिंग में हो गया, हॉस्पिटल सेटिंग में। जब पेशेंट घर आ चुका है और अब वो किस स्टेज में है, फ्लैसिड स्टेज में, सब एक्यूट में आप क्या, फ्लैसिड स्टेज में है, मतलब कि उसकी मसल में बिल्कुल टोन नहीं है, बिल्कुल जानिए वो ऐसे, मतलब इस पोस्चर में नहीं मिलेगा आपको स्टेज में, आपको बिल्कुल ढीला मिलेगा सब कुछ, है ना। तो उसमें आप क्या करोगे, न्यूरो फैसिलिटेटरी टेक्निक्स यूज करोगे, मतलब कि फ्लैसिड है तो आपको क्या करना है, टोन नहीं है तो उसको फैसिलिटेट करना है, टोन लाना है। उसके लिए हम क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, टैपिंग करोगे, ठीक है, 2 फिंगर टैपिंग कर सकते हो, 3 फिंगर टैपिंग कर सकते हो, 4 फिंगर टैपिंग हम नहीं करते, 2 फिंगर 3 फिंगर इज इनफ। और कुछ थोड़ा सा एरिया है तो उसमें हम सिंगल फिंगर भी कर सकते हैं। उसके बाद हैकिंग करोगे। हैकिंग किस तरह से करते हैं, इस चीज को, उसकी टेक्निक सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेशेंट को पेन भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली पोस्ट स्ट्रोक पेन भी होता है पेशेंट्स को। तो हैकिंग में आप क्या करते हो, हैंड की पोजिशनिंग देख लीजिए। हैकिंग में आपको कभी भी ये नहीं मारना है, ठीक है, अल्नार साइड नहीं लगेगा कभी भी, और रिस्ट का रेडियल अल्नार डेविएशन नहीं होता। हैकिंग में हमेशा सुपिनेशन प्रोनेशन होता है, राइट। सुपिनेशन प्रोनेशन होगा, आपके फिंगर्स इस तरह से रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, देख लीजिए ध्यान से। इसमें आप सुपिनेशन प्रोनेशन, इससे क्या होगा, आपकी चारों फिंगर्स जो है कभी भी स्ट्रेट एकदम से पूरा प्रेशर इकट्ठा नहीं जा रहा है, आपकी एक फिंगर एक टाइम पे लग रही है पेशेंट के एरिया पे, ठीक है, देख लीजिए, ये पहले ये लगेगी, ये लगेगी, तो एक वाइब्रेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा पेशेंट की बॉडी में या मसल्स में। दिस इज द प्रोनेशन सुपिनेशन आई एम डूइंग, आई एम नॉट डूइंग द रेडियल एंड अल्नर डेविएशन। रिस्ट का ये रोटेटरी मूवमेंट होगा, तो ये हैकिंग का सही टेक्निक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, फैसिलिटेट करने के लिए आइसिंग हमने सुना है कि इनहिबिट करती है, लेकिन अगर आप क्विक आइसिंग दे रहे हो, ठीक है, क्विक आइसिंग दोगे, ओरिजिन टू डिस्टेंस, ओरिजिन टू इंसर्शन में क्विक आइसिंग देंगे, उससे क्या होगा, फैसिलिटेट होगा। क्यों, क्योंकि मान लो कि ठंडा पड़ा है तब तो इनहिबिट कर रहा है ना, लेकिन अगर आपको एकदम से कुछ ठंडा लग जाता है तो आप क्या करते हो, फैसिलिटेट होता है ना, उसके लिए क्विक आइसिंग देंगे, डायनामिक स्ट्रेचिंग देंगे। आई एम सेइंग डायनामिक स्ट्रेचिंग, व्हाई, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस मूवमेंट या स्ट्रेच प्रोवाइड करा रहे हो, उससे क्या होगा, आपके GTO जो है वो फैसिलिटेट होंगे, मसल स्पिंडल फाइबर्स फैसिलिटेट होंगे, आपके रिसेप्टर सारे फैसिलिटेट होंगे, उससे आपका मसल में टोन आनी शुरू हो जाएगी। PNF करवाएंगे, क्योंकि मसल की टोन नहीं है, पेशेंट एक्टिवली नहीं कर सकता है, तो आप क्या करवाओगे, पैसिव PNF करवाओगे, पैसिवली डायगोनल मूवमेंट्स, फंक्शनल मूवमेंट्स आप करवाएंगे। आइसोमेट्रिक सेटिंग करवा सकते हैं, आइसोमेट्रिक सेटिंग ऑब्वियसली टोन नहीं है, तो हम पेशेंट को ये नहीं बोल सकते कि हाँ आप प्रॉपर मूवमेंट करो, बट व्हाई हैव रिटन दिस, इट इज बिकॉज कि टोन थोड़ा बहुत लाने के लिए आप क्या बोलोगे पेशेंट को, कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन जैसा फील करे, क्योंकि ग्रेड 1 तो रहेगा, ग्रेड 1 रहेगा, या 0 to 1 भी हमको अगर लाना है, तो पेशेंट को क्या बोलोगे आप, कि आप ऐसा इमेजिन करो कि आप मूवमेंट कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो। इसको साथ में फैसिलिटेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मुझे बाइसेप्स का करवाना है तो उसको सिर्फ इतना बोलना है कि वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन करे। ये सिखाने के लिए आप क्या करोगे, पेशेंट को पहले साउंड साइड का मूवमेंट करवाओगे कि बाइसेप्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, किस मोशन में कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, इस मूवमेंट को करवाया। अब इसके बाद क्या करोगे आप, फिर अफेक्टेड लिम्ब का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलोगे। आप उनको बोलोगे कि आप जितना ज्यादा जोर लगा पा रहे हो उतना ज्यादा जोर लगाइए, मूवमेंट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आपने उनको बताना है कि ऑब्वियसली मूवमेंट अभी नहीं होगा, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्शन अपनी तरफ से जो एफर्ट है वो पूरा लगाना है।
उससे क्या होगा, धीरे धीरे जब मोटर फायरिंग बढ़ेगी न्यूरॉन्स की, तो मूवमेंट आना शुरू होगा। क्योंकि आपको रीएजुकेट करना है ब्रेन को भी, नर्व्स को भी और मसल को भी, कि मूवमेंट कैसे होता है। इसीलिए पहले हम साउंड साइड में करवा के दिखाएंगे पेशेंट को कि आप खुद ही कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, ठीक है। वही फिर कॉन्ट्रालेटरल साइड जो अफेक्टेड साइड में, उसमें करवाएंगे, ठीक है। पैसिवली भी करवाओगे आप और उसको खुद से करने के लिए भी बोलोगे, एफर्ट्स लगाने के लिए बोलोगे, मूवमेंट नहीं होगा एट दैट पॉइंट। और क्या आप करवाएंगे, बेड पे लेटे लेटे उसको टर्निंग सिखा सकते हो, रोलिंग सिखा सकते हो, लॉग रोलिंग हो सकता है, या साउंड साइड पे रोल कर सकते हैं, अफेक्टेड साइड पे रोल कर सकते हैं, ये चीजें सिखाओगे। लाइन टू सिटिंग में लेके आओगे। अब लाइन टू सिटिंग में लेके आने का क्या प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले तो सुपाइन लाइन में है आपका पेशेंट, राइट। सुपाइन लाइन से वो साइड लाइन में लेकर गया है, आप उसको साइड लाइन से आप क्या किया, आपने पहले हाथ को ऊपर रखा, क्योंकि अगर आप हाथ ऐसे रखोगे तो नीचे फंस जाएगा। हाथ को स्ट्रेट करके यूल गो इन प्रोन लाइन। प्रोन लाइन में जब आप आ गए, उसके बाद का प्रोग्रेशन कैसा रहेगा, प्रोन लाइन से आप इस तरह से उसको प्रोन ऑन एल्बोज लेकर के आओगे धीरे धीरे। ये प्रोग्रेशन मैं आपको बहुत फास्टली बता रही हूँ, बट ये इन डेज होगा, इन डेज और इन वीक्स, नॉट इन द सेम डे। एक दिन में आप सोचो कि ये सब चीजें आप अचीव कर लोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रोन ऑन एल्बोज लेके आओगे धीरे धीरे। जब आपने प्रोन ऑन एल्बोज अचीव कर लिया, तो आप क्या लाओगे, प्रोन ऑन हैंड्स लेकर के आओगे, ठीक है। प्रोन ऑन एल्बोज से भी पहले तो आप सिर्फ नेक का मूवमेंट ही कराओगे प्रोन में। सामने बुक रख दीजिए, पेशेंट को बोलिए रीड करे, न्यूज़पेपर रख दो, नहीं तो फोन, आई अवॉइड, बट अगर कुछ नहीं सुन रहा है तो फिर फोन ही रख दो, ठीक है। अब उसके बाद प्रोन ऑन हैंड्स आ गया, उसके बाद आप उसको क्वाड्रीपॉड पोजीशन में लेकर के आओगे धीरे धीरे। क्वाड्रीपॉड पोजीशन से आप क्या करोगे, उसका धीरे धीरे वेट शिफ्टिंग कराओगे, ठीक है। एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में कराओगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लेटरल साइड पे कराओगे, दोनों तरफ। अब इस तरफ, इसमें आपका जो थेरेपिस्ट का पोजीशन रहेगा अफेक्टेड साइड पे रहेगा, और आप अफेक्टेड नी को सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ अफेक्टेड हैंड को सपोर्ट करेंगे, फिक्स करके रखेंगे। जो आपका नॉन अफेक्टेड ये साउंड साइड है, उस पे पेशेंट खुद से वेट ले सकता है, लेकिन जो अफेक्टेड साइड है उसकी दोनों लिम्स को आपको सपोर्ट करके रखना है, तो आप अफेक्टेड साइड पे प्रेजेंट रहेंगे, राइट, और मूवमेंट करवाएंगे। और इस तरह से आपको उसके हिप को या पेल्विक गर्डल को ग्रैब करना है, ठीक है। ये क्वाड्रीपॉड पोजीशन हो गया। अब इसके बाद आप उसको लाएंगे नील सिटिंग में, ठीक है। धीरे धीरे आप उसको पीछे स्लाइड करके ले आए क्वाड्रीपॉड से, पहले तो नील लाइन में ही ले आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका ट्रंक का मूवमेंट करवा दिया, आप उसको नील सिटिंग में ले आए। नील सिटिंग में लाने पे भी आप उसके अफेक्टेड साइड पे साथ में बैठे रहोगे, ताकि वो ड्रॉप ना कर जाए अफेक्टेड साइड की तरफ, ठीक है, क्योंकि अभी ट्रंक कंट्रोल नहीं है प्रॉपर। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आपने क्या किया, उसको नीलिंग में ले आए, सिटिंग से ट्रंक मूवमेंट करवाते करवाते हल्का सा आप उसको नीलिंग तक ले आए। नीलिंग में आपने अफेक्टेड नी को सपोर्ट करके रखा है। अब यहाँ से, अब आप अफेक्टेड साइड पे थे, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप उसके फ्रंट साइड में मूव कर जाओगे, ठीक है। अब पेशेंट आपके फ्रंट साइड में है, और आपने अभी भी लेकिन उसके जो अफेक्टेड साइड है उसको होल्ड करके रखा है। अब आप क्या करोगे, अब अपने नी का पोजीशन करोगे 90-90 पे, मतलब कि जैसे हनुमान जी वाला पोज, हनुमान जी वाले पोज में आओगे, पेशेंट को बोलोगे कि उनके दोनों हाथों से आपके नेक के पीछे ग्रैब करे, तो उसने पूरा ऐसे इस तरीके से आपके नेक के पीछे ग्रैब करके रखा है, और आप हनुमान जी वाले पोज में हो। एक मतलब नी आपका फ्लेक्स्ड है और एक 90-90 डिग्री पे है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पेशेंट के पेल्विक गर्डल को ग्रैब करना है, या फिर आप उसको बेल्ट से ग्रैब कर सकते हो, या तो आप कुछ टॉवल टाई कर सकते हो। अगर पेशेंट हैवी है तो आपको कुछ टाई करना पड़े, कुछ होल्ड करने के लिए चाहिए। अगर हल्का है तो इट इज वेल इनफ, बट अगर नहीं तो आपको कुछ टाई करने के लिए चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, एक तो ये मोशन करोगे ताकि अपर बॉडी उठे, ठीक है, साथ ही साथ आपको ग्रैब करके खींचना है ऊपर की तरफ और खुद उठना है। अब आप धीरे धीरे साइमल्टेनियसली, ये पूरा मोशन साइमल्टेनियसली इकट्ठा होना चाहिए, और पेशेंट को स्टैंडिंग में लेके आओगे, सपोर्टेड स्टैंडिंग में लेकर के आओगे। जैसे ही पेशेंट स्टैंडिंग में आ गया, आपका जो पैर है उसके अफेक्टेड पैर के साथ जो है सपोर्ट में आ जाएगा, उसको सपोर्ट करेगा, ब्लॉक करेगा, और नी को ब्लॉक करेगा आपका नी, ठीक है। अब आपने उसके नी और पैर को ब्लॉक कर दिया, स्टैंड कर पा रहा है, अफेक्टेड लिम्ब को आपने ब्लॉक कर दिया है, और साउंड लिम्ब पे वो वेट ले पा रहा है, तो अब आपका पेशेंट क्या है, स्टैंडिंग में आ चुका है। अब आप उसको लाइंग टू स्टैंडिंग तक तो ले आए हो। इसी तरह से सिटिंग टू स्टैंडिंग में भी आप अफेक्टेड साइड में सिटिंग करेंगे
और फिर पेशेंट को स्टैंडिंग तक लेकर के आओगे, ब्लॉक करके नी को, अपने पैर से उसके नी को ब्लॉक करना है, नहीं तो क्या होगा, बकलिंग ऑफ नी एंड पेशेंट विल फॉल डाउन, राइट। अभी आप स्टैंडिंग तक ले आए, स्टैंडिंग के बाद का हम क्रॉनिक स्टेज में पढ़ेंगे गेट ट्रेनिंग। अभी हमने क्या किया, टर्निंग, रोलिंग, सिटिंग, सिट टू स्टैंड तक हम उसको लेकर के आ चुके हैं, ये हम फ्लैसिडिटी वाली स्टेज में ले आ चुके हैं, राइट। इसके बाद क्या है, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस। प्रोप्रियोसेप्शन इज योर जॉइंट पोजीशन सेंस। तो आप क्या करोगे, जो हम असेसमेंट में करते हैं प्रोप्रियोसेप्शन के, वही हम ट्रेनिंग में भी करेंगे। क्या करेंगे, पोजीशन कर दो, पेशेंट को पूछो कि कहाँ पे पोजीशन है, बार बार उसकी पोजीशन चेंज करते रहो स्टैटिकली, ठीक है। वेट बेयरिंग इज कि आप उसके जॉइंट्स पर वेट देना सिखाओ ब्लॉक करके, क्योंकि अभी खुद वेट नहीं ले पा रहे, टोन नहीं है मसल में, तो मसल्स होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो क्या करोगे, सिटिंग में ही आप क्या करोगे, इस तरह से उसका हाथ प्लेस करवाओगे दोनों साइड पे, बोलोगे कि वेट शिफ्ट करें सिटिंग में। और इसी साथ जो अफेक्टेड लिम्ब है, क्या होगा, अगर जैसे आप वेट शिफ्ट करोगे, ये बकल करेगा, है ना, एल्बो बकल करेगा, तो आप क्या करोगे, एल्बो को इस तरह से पूरा अपने हाथ से लॉक करके रखोगे, अफेक्टेड साइड पे खुद बैठोगे, लॉक करके ये वेट शिफ्टिंग कराओगे। सेम इन स्टैंडिंग ऑल्सो, यू विल ब्लॉक द नी विद योर ओन लिम्ब, ठीक है, अफेक्टेड साइड पे खड़े रहोगे और पेशेंट की वेट शिफ्टिंग करवाएंगे आप। ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं। देन ऑफ कोर्स स्पीच अफेक्टेड हो सकती है, अफेक्टेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर अफेक्टेड है तो आपको स्पीच का भी आर्टिकुलेशन सिखाना है पेशेंट को, स्पीच ट्रेनिंग भी आप करवाएंगे। उसके लिए आप वॉबल्स बुलवा सकते हैं, मोशंस करवा सकते हैं मुंह का। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आजकल एक बहुत अच्छी चीज हो रही है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यूजिकल थेरेपी। तो आप क्या करोगे, पेशेंट को ईयरबड्स लगा के जो भी उसके फेवरेट सॉन्ग्स हैं, गाने जिसमें, बट नॉट ट्यून्स, आई एम नॉट सेइंग ट्यून्स, गाना जिसमें कि गाना गा रहा है, जो पेशेंट को समझ में आ रहा है या उसे पसंद है, ठीक है, वो आप लगा देंगे। और क्या करेंगे, पेशेंट को उसके साथ साथ गाने के लिए बोलेंगे, राइट। तो कॉन्शियसली हमारा ब्रेन नोज द एक्शन, राइट, यू हैव लर्न ब्रेन नोज द एक्शन, उसको सब पता है, वो भूल चुका है बस। तो अगर आप उसको कॉन्शियसली करने के लिए बोलोगे तो हो सकता है कि पेशेंट नहीं बोल पाए, ठीक है। लेकिन जब आप उसको गाना सुना रहे हो, वो साथ साथ में एंजॉय कर रहा है, उसको गाने सुन रहा है, तो वो साथ साथ में गाने लगेंगे। इसी तरह से आप स्पीच आर्टिकुलेशन उसको सिखाओगे। फेशियल एक्सरसाइजेस कराओगे, अगर फेशियल सिमेट्री इफेक्टेड है तो उसमें आप फेशियल पीएनएफ करवा सकते हो, ब्लोइंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, ठीक है, ब्रेथ होल्डिंग करवा सकते हो, ये सारी एक्सरसाइजेस आप करवाएंगे, पर्स लिप एक्सरसाइजेस, विस्लिंग, बलून। अब आखिरी में आप क्या करोगे, उसको जो भी सूटेबल ऑर्थोसिस है, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को जरूरत है, तब आप उसको एएफओ या ब्रेसेस जो भी आपको लगते हैं, आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तो स्टेज ऑफ फ्लैसिडिटी में हमारा ट्रीटमेंट हो गया। अब हम देखते हैं कि क्रॉनिक स्टेज में क्या करेंगे। ओके, नाउ क्रॉनिक स्टेज में क्या करवा सकते हैं। आई नो दिस लुक्स लाइक क्वाइट अ लिस्ट, बट दिस इज द मिनिमम और द मोस्ट लिमिटेड थिंग्स आई कुड हैव रोट डाउन। ये बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, इनसे बहुत ज्यादा चीजें आप एक स्ट्रोक के रिहैब के लिए करवा सकते हो या करवाते हो, अप्लाई करते हो। ये बहुत ही छोटा करके लिखा है मैंने, जितना मैं ब्रीफ करके आपको बता सकती थी। तो क्रॉनिक स्टेज में अब फ्लैसिडिटी आप कैसे चेक करते हो कि क्या स्टेज में है, हम बेसिकली इसके लिए क्या लगाते हैं, ब्रनस्टॉर्म स्टेजेस चेक करते हैं। 7 स्टेजेस ऑफ ब्रनस्टॉर्म अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें फ्लैसिडिटी है, स्पास्टिसिटी शुरू हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ चुकी है, मैक्सिमल है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, तो पूरा वो 7 स्टेजेस है। उससे हम चेक करते हैं कि कौन सी ब्रनस्टॉर्म स्टेज में है, और उस हिसाब से फिर हम कौन सी टेक्निक्स लगाएंगे, न्यूरो इनहिबिटरी लगाएंगे या न्यूरो फैसिलिटेटरी लगाएंगे, और उसी से ही हम उसका इम्प्रूवमेंट या फिर कितना ठीक हो रहा है पेशेंट, उसको एज एन आउटकम मेजर भी लेते हैं। अब स्पास्टिसिटी का लेवल भी इंक्रीज कर रही है, मैक्सिमम है, फिर धीरे धीरे कम होती है, वो पहले सेट इन होती है, बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम होनी शुरू करती है, फिर नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट आता है, ये पूरी स्टेजेस है। अब क्या होगा, इनहिबिटरी स्पास्टिसिटी जब बढ़नी शुरू कर रही है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इनहिबिट करेंगे। स्पास्टिसिटी बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है, टोन इंक्रीज हो रही है, मोटर फायरिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो कि यूएमएनएल में होता है। तो अब उसको हमें कम करना है, नॉर्मल लेवल तक लेकर के आना है। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमने फैसिलिटेटरी टेक्निक में पढ़ा था, क्विक आइसिंग। क्विक आइसिंग करने से क्या होता है, एकदम से फैसिलिटेशन होता है ना, मोटर फायरिंग। सस्टेन्ड आइसिंग में क्या होगा, सस्टेन्ड आइसिंग, व्हाट आई मीन बाय सस्टेन्ड आइसिंग इज कि आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक आइस को उसी जगह पर प्लेस करके रखना है,
इफ यू डोंट डू दैट, अगर आप 15 मिनट्स तक उसको होल्ड नहीं कर रहे हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। जब हम सस्टेन्ड आइसिंग बोलते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ, हमने 3 से 4 मिनट रख दिया या पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होने लग गया जैसे ही, तो हटा दो हटा दो हटा दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जो इफेक्ट आप चाह रहे थे, जो डिजायर कर रहे थे, वो इफेक्ट उसको आएगा ही नहीं, बल्कि उसका अपोजिट इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सस्टेन्ड आइसिंग से क्या होता है कि आप जब बहुत टाइम तक 15 मिनट तक आइस को उस जगह पर प्लेस करते हो, तो पहले क्या होगा, इनिशियली 3 to 4 5 मिनट तक के लिए क्या होगा, वैसो कंस्ट्रक्शन होता है, राइट। पहले वैसो कंस्ट्रक्शन होगा इनिशियली, उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, सस्टेन्ड आइसिंग से वैसो डायलिटेशन होना शुरू हो जाता है। तो हमको इतनी देर तक आइस को प्लेस करके रखना है कि आपका वैसो डायलिटेशन होने लग जाए। जब वैसो डायलिटेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, आपकी हीलिंग प्रमोट होगी। तो सस्टेन्ड आइसिंग हीलिंग प्रमोट कैसे करेगा, जब आप उसको देर तक रखोगे। इसके बाद क्या आ गया, स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग इज स्लो एंड रिदमिक स्ट्रोकिंग, इस तरह से, ठीक है। स्लो एंड डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, स्लो एंड रिदमिक स्ट्रोकिंग करेंगे आप स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए। नाउ सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग, हमने पहले क्या पढ़ा था, डायनामिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। हम मूवमेंट दे रहे थे, कंटिन्यूअस स्टिमुलस दे रहे थे ताकि टोन इंप्रूव हो। अब हमको क्या करना है, इस तरह से हमारे पास पेशेंट आया है, इंटरनली रोटेटेड, रिस्ट फ्लेक्शन, पूरा इंटरनल रोटेशन इसका भी, शोल्डर का भी। तो अब हमको क्या करना है, हमको इस मूवमेंट को खोलना है और हम क्या करेंगे, इसको सस्टेन्ड स्ट्रेच दे करके रखेंगे। या तो आप मैनुअली दे दीजिए, या तो आप क्या करिए, खोल करके पेशेंट के हाथ में डंबल पकड़ा दो, वो अपने आप स्ट्रेच पोजीशन में रहेगा, ठीक है। इलोंगेटेड पोजीशन में उसको रखना है, होल्ड करके। इसी के साथ इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, बट हम एक और टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज योर न्यूट्रल वार्मथ, है ना, न्यूट्रल वार्मथ। नाउ व्हाट इज न्यूट्रल वार्मथ, इसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टिक या फिर अंदर टॉवल के साथ उसको रैप कर देते हैं लिम्ब को या मसल को। उससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी की खुद की वार्मथ निकल रही होती है, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, बाहर रिलीज नहीं होती। तो एक न्यूट्रल कंफर्टेबल सस्टेन्ड वार्मथ डेवलप होती है, जो कि मसल्स को रिलैक्स करती है। हीटिंग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रोवोक कर सकती है, ज्यादा हो सकती है, बर्न कर सकती है। न्यूट्रल वार्मथ देते हैं विच इज कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, विच इज हिज ऑन बॉडी वार्मथ, राइट। ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंटागोनिस्ट की स्ट्रेंथनिंग। मान लो कि मेरी एगोनिस्ट जो है टाइट है, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहने के लिए मेरी एंटागोनिस्ट मसल क्या हो रही होगी, इलोंगेट हो रही होगी। वो इलोंगेशन पोजीशन में है अगर कंटिन्यूअसली बहुत देर तक, तो क्या होगा, उसकी वीकनेस होने लग जाएगी। और अगर मुझे इस मसल को कॉन्ट्रैक्शन से इलोंगेशन में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटागोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंटागोनिस्ट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तभी वो अपना प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कर पाएगी। तो जब मैं एंटागोनिस्ट को स्ट्रेंथन करूंगी, उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगी, तो इन अपोजिशन या सस्टेनेबली मेरा क्या होगा, मेरी अगोनिस्ट मतलब कि जो मेरी स्पास्टिक मसल्स है, वो धीरे धीरे क्या होगी, रिलैक्स होना शुरू होगी अपोजिशन में। इसी के साथ हम क्या कराते हैं, एमईटी। एमईटी भी सेम आपकी एंटागोनिस्ट स्ट्रेंथनिंग और एगोनिस्ट रिलैक्सेशन की टेक्निक है, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, मसल एनर्जी टेक्निक्स। इसके लिए भी आपकी एक और वीडियो में मैंने पूरा एमईटी की टेक्निक समझाया हो, आप जाकर उसको देख सकते हैं फिजियो विज्ञान पर, ठीक है। एमईटी अप्लाई कर सकते हैं। देन एक्टिव असिस्टेड या फिर एक्टिव रेजिस्टेड या एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टेड पीएनएफ करवाएंगे या मूवमेंट्स करवाएंगे। नाउ व्हाट इज दिस सो एलोंगेटेड टर्म, एक्टिव असिस्टेड क्या हुआ, आपको पता है, मतलब कि जितना पेशेंट एक्टिवली कर पा रहा है उतना उसने खुद से किया, जहां उसको नहीं कर पा रहा है या जितना असिस्टेंस चाहिए उतना थोड़ा सा असिस्टेंस आपने दिया, दैट इज एक्टिव असिस्टेड। एक्टिव रेजिस्टेड मतलब कि इतना पेशेंट खुद से कर पा रहा है, इससे ज्यादा जितना मैं पेशेंट खुद से कर पा रहा है उतना मैं रेजिस्टेंस दे रही हूँ, है ना, बाकी का वो एक्टिवली कर रहा है। जितना मैं पेशेंट खुद से कर पा रहा है बाकी नहीं कर पा रहा, उसमें मैं रेजिस्टेंस दे रही हूँ, जहां असिस्टेंस की जरूरत है वहां असिस्टेंस भी दे रही हूँ। एक्टिव असिस्टेड प्लस रेजिस्टेड मतलब कि कर वो खुद रहा है, जहां उसको स्ट्रेंथ है नॉर्मल, वहां मैं रेजिस्टेंस दे रही हूँ, लेकिन जहां उसको असिस्टेंस की जरूरत है वहां पे मैं असिस्टेंस दे रही हूँ, ठीक है। तो उस तरह से आप नॉर्मल मूवमेंट कराने की जगह अगर डायगोनल पैटर्न पीएनएफ मूवमेंट्स में कराएंगे, दैट वुड बी बेटर, इसीलिए पीएनएफ लिखा है। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंटागोनिस्ट की तो हमने करा दी, लेकिन स्पास्टिक बेशक है, लेकिन वो मसल फटीग में भी जाती है। आप ये मत मानिए कि अगर मसल्स जो है स्पास्टिसिटी में है तो वो उनकी टोन बहुत, उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, टोन ज्यादा है बट स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। तो स्ट्रेंथनिंग आपको साथ साथ कराते रहना। स्पेसिफिकली कौन सी स्ट्रेंथनिंग,
क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथनिंग आपको बहुत अच्छे से करवानी पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स की वीकनेस की ही वजह से फिर आगे चल के सर्कमडक्टरी गेट आता है। हम सोचते हैं कि अबडक्टार वीकनेस है, फिर सर्कमडक्टरी गेट आ रहा है, लेकिन अगर आप क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो, अगर नी का जो है फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ग्राउंड क्लियरेंस कैसे मिलेगा पेशेंट को? वो कैसे चल पाए? वो घुमा के ही तो चलेगा ना। फिर डॉर्सिफ्लेक्सर जो आपके वर्क नहीं कर रहे, वो तो ऑलरेडी जो है वीकनेस में चले गए, ठीक है। तो क्या होगा, वो ग्राउंड क्लियरेंस कैसे कर? अगर आप क्वाड्रिसेप्स की ट्रेनिंग करवाओगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाओगे, उससे क्या होगा, एटलीस्ट वो पैर को सीधा उठा करके तो चलेगा, फिर उसके बाद आप डॉर्सिफ्लेक्सर्स पे वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अबडक्शन गेट को प्रिवेंट करना है, सर्कमडक्टरी गेट को प्रिवेंट करना है, तो आपको क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करवानी ही पड़ेगी, और बाकी की मसल्स की भी जनरल बॉडी स्ट्रेंथनिंग भी आप साथ साथ करवाते चले। नाउ गेट ट्रेनिंग, इससे पहले हमने सिट टू स्टैंड या फिर सुपाइन लाइन टू स्टैंडिंग तक का प्रोग्रेशन देख लिया था। इसके बाद जब पेशेंट स्टैंड कर चुका है और अब टोन भी आ चुकी है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको वॉकिंग सिखाएंगे। वॉकिंग के लिए नॉर्मल पैटर्न में वॉकिंग सिखाएंगे आप उसको डायरेक्टली पैरेलल बार्स पे जाके ये नहीं बोल देंगे कि हाँ जी चलो 10 मिनट आप 10 चक्कर लगा के आ जाओ और फिर हम बाद में आपको देखेंगे, नहीं, यू डू नॉट डू दैट। व्हाट यू डू इज, आप पैरेलल बार पे पेशेंट के साथ जा रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी गेट मूवमेंट, राइट? You are instructing the patient and as well as demonstrating the patient how to walk correctly. First of all, उसको MRP इसके साथ करवाओगे आप, मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम, एक एक मूवमेंट जो है गेट ट्रेनिंग का सेक्शन कर करके उसको सिखाएंगे आप। पहले क्या करोगे, हील स्ट्राइक सिखाओगे, फुट फ्लैट सिखाओगे, वेट शिफ्टिंग सिखाओगे, फिर फुट उठाना, हील अप सिखाओगे, टो अप सिखाओगे, एक एक मूवमेंट को पूरा प्रॉपरली सिखाएंगे। नी फ्लेक्शन कहाँ होना चाहिए, नी एक्सटेंशन कहाँ होना चाहिए, वेट शिफ्ट कहाँ होना चाहिए, दूसरे पैर का मूवमेंट कैसे रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू ट्रेन। अगेन री एजुकेशन ऑफ द पेशेंट। आप उसको मिरर के सामने क्यों करवाते हैं, ताकि वो ऑब्जर्व करे कि वो क्या चीज गलत कर रहा है। साउंड लिम्ब जो है वो कैसे मूवमेंट करेगा नॉर्मली वॉक करते टाइम, उसी तरह का मूवमेंट आपको अफेक्टेड लिम्ब में करवाना है, और डिवीजन कर करके उसको सिखाना है पहले, फिर करवाना है। दैट इज योर मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम, ठीक है, वो करवाएंगे। मिरर थेरेपी, गेट ट्रेनिंग, MRP तीनों हमने इकट्ठा सीख लिया, राइट? इसको सिर्फ गेट ट्रेनिंग के लिए नहीं, हम और एक्सरसाइज, फेशियल एक्सरसाइज के लिए मिरर थेरेपी यूज कर सकते हैं, या जितना भी फंक्शनल रिहेबिलिटेशन है उसके लिए हम MRP को यूज करेंगे। स्ट्रोक में नहीं, न्यूरोलॉजिकल सारे पेशेंट्स में MRP को यूज करेंगे। इनफैक्ट अगर ऑर्थोपेडिक पेशेंट भी हैं या स्पोर्ट्स के पेशेंट भी हैं तो भी हम MRP की टेक्निक यूज करते हैं, राइट? अब इसके बाद क्या जाता है, फंक्शनल एक्सरसाइजेस फॉर प्रिहेंशन। व्हाट इज प्रिहेंशन? प्रिहेंशन इज योर ग्रिपिंग, राइट? लेटरल प्रिहेंशन, सिलिंड्रिकल प्रिहेंशन, ग्रॉस प्रिहेंशन। तो जो ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस हैं, हैंड की फंक्शनैलिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शनल एक्सरसाइजेस करवाएंगे। उसमें आप उसको घर पे करने के लिए एक्सरसाइजेस बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप उसको आपकी क्लिनिक में करवा रहे हो या सेटिंग में करवा रहे हो तो वो थोड़ा बहुत ही कर पाएगा, लेकिन फंक्शनल एक्सरसाइजेस हैंड की वो घर पे भी करता रहे। बॉल स्क्वीजेस जो है, स्माइली वाली बॉल आती है, वो तो हम बताते ही हैं पेशेंट को, लेकिन और क्या क्या करवा सकते हैं, घर में कुछ पेन या दाल उठा के रखने के लिए आप उसको बोल सकते हैं, आटा गूंदने के लिए आप उसको बोल सकते हैं, स्लाइम के साथ खेलने के लिए आप उसको बोल सकते हैं, और चीजें क्या बोल सकते हैं, पानी की बाल्टी भर के उसमें हाथ मूवमेंट करने के लिए आप बोल सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी, दैट इज हाइड्रोथेरेपी ओनली। उसके बाद और क्या क्या चीजें बोल सकते हैं, बीड्स के साथ एक धागा ले लो, धागे में बीड्स डाल लो, बीड्स वाला एक्सरसाइजेस करने के लिए आप उसको बोल सकते हैं। वो अगर वो नहीं करता है, पेग बोर्ड आपके पास क्लिनिक में है, उसके घर में नहीं है, तो आप क्या करोगे, ग्लासेस को रखने बोल दो छोटे छोटे, ठीक है। और क्या चीजें हो सकती हैं, बिस्किट्स उठा के रखने के लिए बोल सकते हो, छोटे छोटे की बिस्किट्स प्लेस करने हैं आपको, राइट? तो अलग अलग मूवमेंट्स आप उससे करवा सकते हो जो कि वो घर में कर सकता है। असिस्टेड मूवमेंट्स आप उससे करवा सकते हैं, असिस्टेड बायलैटरल PNF आप उससे करवा सकते हैं, बॉल के साथ करवा सकते हैं, हैंड के सपोर्ट के साथ करवा सकते हैं। ये सारी फंक्शनल एक्सरसाइजेस आप उसको करवाओगे। इसके बाद आ जाता है ट्रंक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रंक का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वॉकिंग के लिए भी, सिटिंग के लिए भी इनफैक्ट, और जितनी भी आपकी फंक्शनल मूवमेंट्स हैं वो आने से पहले आपका ट्रंक का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अगर अभी आप आगे कराओगे तो कैसे कराओगे बिना ट्रंक को स्टेबल किए, तो ट्रंक की स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे, कोर एक्टिवेशन करवाएंगे, पेशेंट का कोर की स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, साथ ही साथ ट्रंक का लैटरल मूवमेंट, ठीक है,
उसको जर्क के साथ आप जो करवाते हैं एक्सरसाइजेस, वर्टेब्रेशंस दे करके ट्रंक का स्टेबलाइजेशन करवाएंगे, वॉबल बोर्ड पे खड़ा कर जाके ट्रंक का एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ये सारी चीजें आप करवा सकते हो। देन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, कोऑर्डिनेशन जो हम फिंगर टू नोज, फिंगर टू फिंगर, ये सारे टेस्ट जो करते हैं उसी को आप एक्सरसाइजेस के रूप में करवा सकते हैं। साथ ही साथ बैलेंस के लिए फ्रैंकल एक्सरसाइजेस यूज कर सकते हैं, बैलेंस के लिए टैंडम वॉकिंग यूज कर सकते हैं, और भी आप वॉबल बोर्ड यूज कर सकते हैं, वेस्टिबुलर बोर्ड यूज कर सकते हैं, बॉल थ्रोइंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो लैडर है, लैडर के साथ स्क्वाटिंग कर सकते हो, प्लायो बॉल के ऊपर सपोर्टेड स्क्वाटिंग करवा सकते हो, ये सारी एक्सरसाइजेस आप करवाओगे। नाउ कमिंग टू द कॉग्निटिव पार्ट, कॉग्निटिव थेरेपी में आप क्या क्या चीजें उसको करवा सकते हो। ऑब्वियसली ये सब हम मोटर पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं है। पेशेंट आपके पास आया है एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए, एक होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन के लिए, जो कि आपको उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। वो अलग से एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास, एक ओटी के पास, या फिर एक विजुअल थेरेपिस्ट के पास, एक हर के पास अलग अलग नहीं जाएगा, या साइकोलॉजिस्ट के पास, सब वो आपके पास आया एक उम्मीद लेके आया है कि आप उसको ठीक करके भेजेंगे। तो यू हैव टू थिंक एंड अप्रोच इन अ होलिस्टिक वे। तो कॉग्निटिव थेरेपी के लिए आप क्या करवाओगे, आप उससे क्वेश्चनर्स भरवा सकते हैं, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करवा सकते हैं, थिंकिंग, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दीजिए उसको। एक टॉपिक दे दिया, इसके बारे में आपको सोच करके आना है, नेक्स्ट डे लिख करके आना है, खुद से सोच के बिना देखे, और आकर के उसको मेमोराइज करके बोलना है। मेमोराइजिंग, मेमोरी एनहांसमेंट एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। अगर वो राइट साइड से कोई एक्टिविटी कर रहा था तो उसको लेफ्ट साइड से, दैट इज यूर इंप्रूविंग न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी इंप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, एजिलिटी ड्रिल्स, एजिलिटी ड्रिल्स सिर्फ मूवमेंट के लिए स्पोर्ट्स में नहीं होती। एजिलिटी ड्रिल्स इज कि कितना फास्ट उसका रिएक्शन टाइम है, उस रिएक्शन टाइम को इंक्रीज करने के लिए आप उसको एक्टिविटीज करा सकते हैं। कैसे, कैच एंड थ्रो एक्टिविटीज कराओ, अलग अलग डायरेक्शन में करवाओ, मल्टीपल। ठीक है, ये सारी चीजें आप पेशेंट को करवा सकते हो। कॉग्निटिव के लिए और चीजें करवा सकते हो, जैसे कि कोई भी आपने उसको ऑडियो सुनाई, उससे आपने उसको क्वेश्चनेयर पूछा, या फिर मान लो कि मैंने उसको एक पेज रीड करने के लिए दिया, जैसे कि हम अनसीन पैसेज बचपन में करते थे, वो करने के लिए दिया, फिर उससे क्वेश्चंस पूछा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हैं, स्पीच आर्टिकुलेशन की करवा सकते हैं, ये सारी चीजें कराएंगे। अब इसमें एक नई टर्म है, दैट इज अ CIMT। व्हाट इज CIMT? कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। इसमें हम क्या कराते हैं कि अगर मेरा अफेक्टेड लिम्ब जो है वो वर्क नहीं कर रहा और मुझे काम तो करना ही है, तो मैं क्या करूंगी, अपने साउंड लिम्ब को बांध के रख दूंगी पेशेंट को, ताकि वो उसको फोर्सफुली अपना अफेक्टेड लिम्ब यूज करना ही पड़े। कोई भी काम करना है, अब मेरा साउंड लिम्ब मैं कर रही थी पहले इससे, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बांध के रख दिया, तो मैं क्या करूंगी, तो दिन में 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे के लिए आप उसके लिम्ब को टाई करके रख दो, ताकि उसको फोर्सफुली ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स करके किसी तरह से भी उसको ब्रेन को फोर्स करना पड़े, या न्यूरोप्लास्टिसिटी उसकी डेवलप हो उस तरह से कि वो उस अफेक्टेड हैंड को वापस से रीयूज करना चालू हो। ठीक है, तो इन सब टेक्निक्स के साथ हम स्ट्रोक का रिहेबिलिटेशन देते हैं। अब इसके बाद भी अगर कोई कमी बच गई है, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ अब ये चीजें पेशेंट में लैकिंग है, ये सारी प्रोवाइड कर, तो आप फिर क्या करोगे, टारगेटेड उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए या उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उसको ट्रेन करेंगे। तो इस तरह से आपका स्ट्रोक का कंप्लीट रिहैब जो है वो होता है। आई होप इट वॉज अ इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। थैंक यू।